कंपनी से हमने ऑडिट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 200 रुपये कैपिटल है तो ऑडिट कराना है। प्राइवेट कंपनी है, 1 मिलियन 10 मिलियन से ज़्यादा कैपिटल है तो करवाना है। आपने सोचना नहीं है कि यार ये सब्सिडी है नहीं है, ये ठीक हो गया। अच्छा, बाकी तीनों के लिए इंडिविजुअल, एओपी और एनजीओज़ के लिए कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं एनजीओज़ के लिए, अदरवाइज उनके लॉ साइलेंट है, उनकी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नीड हो सकती है। ठीक है, फिर आ जाए रिव्यू एंगेजमेंट पे। रिव्यू एंगेजमेंट किसने करवानी है जी? सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी ने और लिस्टेड और वो भी अपने हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करवाना है। फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर अनऑडिटेड और ऑडिट एनुअल का करवाना है। ठीक है, इसका मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट सिर्फ इन दोनों के लिए है। तो क्या बाकी के लिए लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं है। उनके लिए क्या हो सकती है? बिजनेस नीड। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी। क्लियर हो गया? इंगेजमेंट, रिव्यू इंगेजमेंट क्या है और ऑडिट इंगेजमेंट क्या है? पक्की बात है, लॉ कर दूं मैं, आखिरी फैसला है। चलें, अच्छा कोई चीज़ समझ नहीं आएगी ना, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, इस खौफ से, इस डर से नहीं पूछना कि यार वो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो कई दफ़ा मेरी तरफ से एग्रेशन मिलेगा, मेरी तरफ से कई दफ़ा एग्रेशन मिलेगा। ठीक है, उसका कहीं भी मतलब आपको डिस्करेज करना, बेइज्जती करना ये नहीं है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कई दफ़ा मैं प्रेशर में होता हूँ अपना कि आज का टारगेट मीट जो मैं लेके आया हूँ टारगेट वो ख़त्म करना है, और अल्टीमेट मैंने 2 अगस्त से पहले आपको कोर्स ख़त्म कराना है। उस ऑब्जेक्टिव की वजह से कई दफ़ा डिले आ जाता है। ठीक है, या कई दफ़ा कोई बहुत ही ऑकवर्ड किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो फिर थोड़ा सा मेरा एग्रेसिव मोड हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ही नहीं कि आप क्वेश्चन करना छोड़ दें। आपने क्वेश्चंस करने के पैसे दिए, आपने क्वेश्चंस के पैसे दिए आपने। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछने के पैसे दिए, तो पैसे पूरे हलाल करके जाने यहाँ से अपने माँ बाप के पैसे। ठीक है, उनके लिए दुआ भी करनी है, बड़ी मुश्किल से वो लोग आप लोगों को भिजवा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं बैठ पा रहे हैं यहाँ पे। मेरे पास अभी बच्चा है, इस बेल्ट का है, सराइकी बेल्ट का, कहते हैं मैं मैट्रिक के बाद कभी आज तक वालिदैन से पैसे नहीं ले सका, मेरे इतने वालिदैन अफोर्डिंग ही नहीं है। सी एंटर कैसे किया? कहते सारा मैंने दोस्तों से पूछ के, जो दोस्त पढ़ते थे उनसे पूछता था, या ऑनलाइन कुछ ले के मैंने ऐसे गुजारा किया। ऑनलाइन भी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। ठीक है, तो आप लोग लकी हैं और दुआएं करें, खिदमत करें माँ बाप की जिन्होंने जो आपको अफोर्ड कर रहे हैं या भिजवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए जी। एक मज़े का टॉपिक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। परेशान नहीं होना नए लफ्ज़ों से। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, SKEPTICISM। ठीक है, स्केप्टिसिज्म। ठीक है, कंट्रोल F5 दबाएंगे तो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बुक में एक या 2 जगह यूज़ हुआ सिर्फ ये, वहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, सारा वहाँ से पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, समझ लें क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। चलें जी, हाजिर हैं सब लोग। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज़ एन एटीट्यूड। क्या है? एक बिहेवियर है, एक एटीट्यूड है। किसका? ऑडिटर का। क्या कहता है ये? ऑफ बीइंग अलर्ट, कि आपने क्या करना है? अलर्ट रहना है। क्या रहना है? ठीक है, किस बात में अलर्ट? कि थिंग्स कैन गो रॉन्ग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो सकती है, मिसस्टेटमेंट हो सकती है, अलर्ट रहना है। ठीक हो गया, याद रहेगा। इज एन एटीट्यूड ऑफ बीइंग अलर्ट। किस बारे में अलर्ट? दैट थिंग्स कैन गो रॉन्ग एंड क्रिटिकल assessment of the audit evidence with questioning mind. Critical assessment of the audit evidence with questioning mind. मैं रिपीट करता हूँ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या? इज एन एटीट्यूड। ठीक है, इंशाल्लाह याद हो जाएगी ये भी। इज एन ऑफ बीइंग अलर्ट। आपका एटीट्यूड है कि आपने अलर्ट रहना है कि गलती हो सकती है, और जो एविडेंस मिलेगा उसकी क्रिटिकल असेसमेंट विद अलर्ट। ठीक है, इसको ना मेरे जिन टीचर से मैं पढ़ा था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, डेथ हो गई उनकी,
अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करें। उन्होंने मुझे पता कैसे समझाया था, बड़े मज़े के टर्म मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा ऑडिटर बोंगा नहीं हो सकता, ऑडिटर बोंगा, ठीक है, मैं बोंगा बंदा ऑडिट नहीं कर सकता। आपने क्या रहना है, अलर्ट, और जो एविडेंस मिलेगा उसको आंखें बंद करके फाइल में लगा देना, बस ऐसे करना है। नहीं, उसको घुमा घुमा के देखना है कि ठीक है, गलत तो नहीं है, ठीक है, ये रिलायबल लग रहा है, ये सूटेबल लग रहा है, ये रेलेवेंट लग रहा है। समझ गए? मैं आपको इसी एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट पे मैंने कंफर्मेशन भिजवाई, स्पिनिंग यूनिट था। स्पिनिंग का पता क्या होता है? स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग इंडस्ट्री क्या होती है? स्पिनिंग इंडस्ट्री जहाँ पे कॉटन से हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं, इसको स्पिनिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। वीविंग क्या होती है? कपड़ा बनता है, ठीक है, वेरी गुड। और जिनिंग क्या होती है? जिनिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिनिंग, इसको शाबाश देते हैं, कंधे पे शाबाश देते हैं। जिनिंग इंडस्ट्री वो है जहाँ पे प्लांट से कॉटन उतरती है और उसको वर्केबल बेल्स की शक्ल में ले आते हैं कॉटन की, ठीक है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल के लोग हैं हम फैसलाबाद के, हब ऑफ टेक्सटाइल कहते हैं, और हमारे बच्चों का हाल देखें, ठीक। सॉरी, नहीं, सब कुछ चल रहा है, मीडिया भी बंद हो रहा है, ठीक हो गया, समझ गए? आपकी गारमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बड़ी स्पीड से, आपकी टॉवल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ठीक है, स्पिनिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वीविंग चल रही है, कुछ एंटिटीज डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है, समझ गए? अच्छा, मैं ऑडिट कर रहा हूँ स्पिनिंग इंडस्ट्री का, मैंने स्पिनिंग के क्रेडिटर्स कौन होंगे? जिनर्स, ऐसे ही होगा ना। मैं स्पिनिंग का ऑडिट कर रहा हूँ, क्रेडिटर्स की लिस्ट ली, और क्रेडिटर जिनर्स होंगे ना सारे, जिनर्स को कन्फर्मेशन भिजवाई। कन्फर्मेशन क्या होती है आप लोगों ने पढ़ ली है, थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन। मैंने कन्फर्मेशन भिजवाई, कुछ को कसूर में, कुछ को सिंध में, सखर में, जो कॉटन के इलाके हैं वहाँ कन्फर्मेशन भिजवाई, 20-25 कन्फर्मेशन भिजवाई, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑडिट कर रहा था, ऑडिट चल रहा था, मैं रिव्यू पे गया हुआ था उसी ऑडिट पे, तो एक दिन कन्फर्मेशन रिसीव हुई, कन्फर्मेशन रिसीव हुई इकट्ठी, 20-25 इकट्ठी आ गई। तो पहले तो इट वॉज एस्टॉनिशिंग कि 20-25 इकट्ठी आ गई एक दिन में। अच्छा, थोड़ा सस्पिशियस हुआ ना, एटीट्यूड ऑफ बीइंग एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द। एक तो तरीका यह था कि मैं एविडेंस मिल गया और मैं लूटी डालना शुरू कर देता, अल्लाह का शुक्र एविडेंस मिल गया, भंगड़ा डालना शुरू कर देता, ठीक है, कि एविडेंस मिल गई, जान छूटी। थोड़ा सा असेस किया कि यार ये अजीब सा लग रहा है। अच्छा, जब मैंने एनवेलप देखा, एक एनवेलप पे स्टैम्प लगी हुई है डाकखाना अब्दुल्लापुर की, डाकखाना, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी, चौथी पे भी, और 25 के 25 कहाँ से आ रहे हैं यार? मैंने तो कन्फर्मेशन भिजवाई है सखर में, मैंने भिजवाई है नवाबशाह में, मैंने भिजवाई है सादिकाबाद में, मैंने भिजवाई है रहीमिया खान में, मैंने भिजवाई है कसूर में। इसका मतलब क्या है कि सारे इकट्ठे हुए, बस में बैठे, फैसलाबाद आए, अब्दुल्लापुर आए, और वहाँ डाकखाना पोस्ट ऑफिस अब्दुल्लापुर से कोरियर कर दिया ऑडिटर्स को। ठीक लग रही कन्फर्मेशन आपको? इसका मतलब है कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट रास्ते में क्या हो गई? इंटरसेप्ट, कंपनी ने खुद पकड़ ली और खुद पकड़ के जाली बना के हमें भिजवा दी। बेवकूफ़ी क्या की? अगर वो 2-4 TCS से भिजवा देते, 2-4 OCS से भिजवा देते, 2-4 लेपर्ड से भिजवा देते, और 2-4 पोस्ट ऑफिस, तो शायद मुझे शक। लेकिन ये होता है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस विद क्वेश्चनिंग माइंड। याद रहेगा, मीन्स कि आंखें बंद करके आपने डॉक्यूमेंट फाइल में नहीं लिया, देखना ठीक है, रीजनेबल है, जस्टिफाइबल है, ठीक है, समझ गए? अगर परचेज बढ़ी है इस साल तो प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। अब पूछें क्यों नहीं बढ़ी है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ी? परचेज बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए ना, क्यों नहीं बढ़ी? समझ रहे हैं? अच्छा, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी तो क्या हो सकता है? क्या पॉसिबल वे आउट है? क्या हो सकता है? एक कंपनी ने परचेज की है ज़्यादा, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो क्या होगा? स्टॉक होगा किस चीज़ का?
रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल स्टॉक हो जाएगी। अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक भी नहीं है फिर क्या होगा? चोरी हो गया, जल गया, या फिर आपने रॉ मटेरियल ही एज इट इज सेल कर दिया। क्वेश्चन ज़हन में आने चाहिए ना आपके। अच्छा, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है तो सेल ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए सेल क्यों नहीं ज़्यादा हो रही? अगर सेल ज़्यादा नहीं तो स्टॉक होना चाहिए किसका? फिनिश गुड्स का। अगर नहीं हुआ तो फिनिश गुड्स जल गई हैं, गुम गई हैं, वेस्ट हो गया है नॉर्मल। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना यार। ठीक है, ये है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस विद, याद रहेगा। अच्छा, इसमें दो एक्सट्रीम्स हैं, दो। आपने रहना न्यूट्रल, आपने कहना है कि मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, ये करूंगी, उससे मुझे क्या मिलेगा? यस, और उस एविडेंस की बेस में क्या दूंगा या दूंगी? रिपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा किसी चीज़ पे नहीं। और चीज़ क्या हो सकती है आपके? यार ये देखो यार, मैं ऑडिट करने आया हूँ एक कंपनी में, नियाग्रा मिल्स में फॉर एग्जांपल। यार तो मैनेजमेंट देखो कितनी ज़बरदस्त है यार, बड़े डिसेंट लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये तो फ्रॉड नहीं करेंगे। अभी नया नया उम्र करके हैं यार। देखो यार 6 वक्त का नमाजी यार, साल में 2 हज करता है यार। देखो यार इसकी दाढ़ी तो देखो यार, इसकी शलवार के पॉन्चे देखो कितने उठाए हुए इसने। ये तो फ्रॉड, झूठ नहीं कर सकता, एरर नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर आप ये सोचेंगे ना कि यार यहाँ पे फ्रॉड, तो आप नेचुरली क्या करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स, सैंपल साइज, और चांसेस हैं कि ऑडिट इनइफेक्टिव कर दें, गलत एविडेंस ले लें, गलत रिपोर्ट इशू कर दें। समझ गए? चांसेस क्या है कि आप नेचुरली काम, ऑडिट प्रोसीजर्स, सैंपल साइज और ऑडिट क्या कर लेंगे? इनइफेक्टिव। तो आपने इस एक्सट्रीम की तरफ भी नहीं जाना। दूसरी एक्सट्रीम क्या है? आपके यहाँ तो शक्ल से चोर लगता है, शक्ल ही फ्रॉडीनेस चीज। ठीक है, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब क्या, तो है ही फ्रॉडी, या तो एरर है या तो फ्रॉड। अब क्या करेंगे? नेचुरली ऑडिट साइज, सैंपल साइज, ऑडिट टीम बढ़ा, उस पर टाइम ज़्यादा लगाएंगे, एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे, अपना ऑडिट क्या कर लेंगे? इनएफिशिएंट। ऑडिट क्या कर लेंगे? तो ना आपने ऑडिट इनइफेक्टिव करना है, ना आपने क्या करना है? जितने प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए रीजनेबली उतने परफॉर्म करने हैं, एविडेंस देना है, और उस एविडेंस की बेस पे आपने ऑडिट ओपिनियन देना है, किसी और बेस पे नहीं। आपके यहाँ ये तो चीफ सेक्रेटरी जट है, अपनी बरादरी है, और जट तो इंज होंगे ने, या आप जट हैं, आपके अराई तोती फ्राडी हैं, आ गया मैं तो उसकी ऐसे से फेर दूंगा यार। ठीक है, तो आपने क्या, किस पे रिपोर्ट देनी है? किसी और चीज़ से इंस्पायर या डिप्रेस। ठीक हो गया, याद रहेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्लियर है, पक्की बात है, लॉक कर दूं। आगे चलें, आगे टॉपिक चेंज करने लगाऊं। प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल बोलें यार, किसका? जो सॉरी नयागरा ये है यार, पीछे सर्कल क्लब, नियागरा फॉल्स वाला। ये सर्कल क्लब देखा आप लोगों ने? सर्कल क्लब की और नियागरा की मैनेजमेंट एक है, और दोनों का ऑडिटर में हूँ। ठीक है, सर्कल क्लब का ऑडिट भी मेरे पास। ठीक है, ठीक है जी, चले आगे। प्रोफेशनल जजमेंट। अच्छा सुने ज़रा गौर से, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अकाउंटेंट बहुत सी जजमेंट्स फॉर्म करता है,
जजमेंट क्या होती है कि डेफर टैक्स कितना होगा, टैक्स का रेट क्या होगा, प्रोविजंस का रेट क्या होगा, वारंटी कितनी डालें, एमोर्टाइजेशन कितनी होगी, इम्पेयरमेंट कितनी होगी, डेप्रिसिएशन कितनी होगी, ये जजमेंट्स है ना। क्या करते हुए? अकाउंट्स बनाते हुए। सिमिलरली ऑडिट करते हुए भी ऑडिटर बहुत सी जजमेंट्स फॉर्म करता है, बहुत सी जजमेंट्स। उन जजमेंट्स क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल जजमेंट्स। बात समझ गए? जैसे अकाउंट्स बनाने के लिए बहुत सी जजमेंट्स फॉर्म करनी पड़ती हैं अकाउंटेंट को, ऐसी ऑडिट करते हुए ऑडिटर को भी बहुत सी जजमेंट्स फॉर्म याद रहेगा, पक्की बात है। डिफरेंस क्या है कि प्रोफेशनल जजमेंट फॉर्म करने के लिए 3 प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए। 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है जजमेंट फॉर्म करने के लिए। कितनी? क्या करने के लिए? जजमेंट फॉर्म करने के लिए। ठीक है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की इतनी बड़ी बाउंडेड जो वॉल्यूम इतना बड़ा है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कहता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। मेरे टीचर कहते होते कि जहाँ स्टैंडर्ड की अपनी बात हो जाए ना, वहाँ कहते हैं ऑडिटर की जजमेंट है, ऑडिटर अपनी जजमेंट के मुताबिक कर ले, ऑडिटर अपनी जजमेंट फॉर्म कर ले। ठीक है, समझ गए? 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग आप पूछें कि जजमेंट कहाँ किस किस एरिया में फॉर्म कर सकते हो ऑडिटर, पूछना चाहिए आप लोगों को। अकाउंटेंट की जजमेंट्स मैंने बता दी कि आपने बड़े फ़ख्र से बता दी हैं अकाउंटेंट की जजमेंट्स, ऑडिटर की बता दें। क्वेश्चन आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया क्वेश्चन? ठीक है, डम ना बैठेंगे ऑडिट में, ठीक है, डम बैठ के ऑडिट नहीं पढ़ा जाएगा। अभी मैंने प्रोफेसर स्केप्टर ने पढ़ा ना कि एटीट्यूड ऑफ बीइंग अलर्ट, अलर्ट होकर बैठे यार। ये क्वेश्चन आया है पेपर में 4 नंबर का कि कौन कौन से टिपिकल एरिया जहाँ पे ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट फॉर्म करता। ठीक है, समझ गए? तो पूछा करें यार। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले इनकरेज किया था क्वेश्चंस पूछने पे। ठीक है, ठीक है जी। तो प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ हो सकती हैं? पहला तो है कि किस मौके पे कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना, किस मौके पे किस सिचुएशन में कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना, जजमेंट है ना। किस बॉल पे कौन सी शॉट मारनी है। अगर बैट्समैन को पता लग जाए, बैट्समैन बन जाता है, बंदा कहता है बड़ा चैंपियन है यार ये, ऐसी है, ऐसी है ना। किस मौके पे कौन सी बॉल करवानी है, ठीक है। सिमिलरली किस मौके पे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, अगर आपको पता लग गया तो आप ऑडिटर बन जाएंगे, पेपर पास हो जाएगा, मुआशरे में इज्जत। अदरवाइज सगे माँ बाप भी इज्जत से खाना नहीं देंगे, ख़ास तौर पर लड़कों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बच्चे में तो फिर इज्जत कर लेता है बंदा, लड़कों की तो बेचारों की। ठीक है, जब बंदे की इज्जत ना हो फिर बंदे का मुंह धोने को भी दिल नहीं करता। किसी और ने रिश्ता क्या देना है, घर वाले रोटी नहीं देंगे। ठीक है, तो समझेंगे, पढ़ेंगे, पास करेंगे तो इज्जत होगी। शीशे में अपना मुंह देखने को दिल, ठीक है, अगर पास करेंगे तो, नहीं तो गुस्से में आप लोग वही शीशा ही अच्छे कपड़े पहनने को दिल नहीं करेगा, परफ्यूम लगाने को दिल नहीं करेगा।
ठीक है, पास करेंगे तो रिकग्निशन होगी, पास करेंगे तो रिकग्निशन होगी, दुनिया भी इज्जत करेगी, अपनी इज्जत करने भी दिल करेगा, और आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन है, अपने बच्चे पूछा अब्बा जान कौन है, आप कहते हैं मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी सलूट मारेगा कि मैंने अच्छा अब्बा जान सेलेक्ट कर रही है। नहीं तो आप जैसे ही बच्चा पूछेगा ना, आप कहेंगे जो नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। बेगम कहेंगे संभालो इसको, ये मैंने होते देखा है, इसलिए कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। अब बेगम कहेंगे यार संभालो यार, मैं तो जा रहा हूँ, बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे, अब बंद जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है जी? ठीक है, अलर्ट रहना है। ठीक है, यहाँ से बात शुरू हुई थी। देखिए, ये ऑडिट का पेपर बुक शुक से नहीं आना है। ठीक है, ये कोशिश करें, ये मैंने आपको सोने नहीं देना क्लास में। ठीक है, तो कौन कौन से टिपिकल एरिया है जहाँ पे ऑडिटर ऑडिट जजमेंट फॉर्म करता है? तो पहला एरिया क्या है, किस मौके पे? मैं अभी आपसे कहूँ जाएँ गेट पे और देखें, अगर एम्प्लॉय स्कैन्स में आ रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस में आता है? ऑब्जर्वेशन। ये है जजमेंट। इन्होंने डेप्रिसिएशन ठीक निकाली हुई है, कौन सा प्रोसेस में आता है? डेटर्स या क्रेडिटर्स की बैलेंस ठीक है, कौन सा जेन में आता है? ये है पहली चीज़। दूसरा, अगर कोई मिसस्टेटमेंट पकड़ी है आपने, क्या वो मटीरियल है या इमटीरियल? इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, सैंपल साइज कितना होगा? 250 सेल्स में 250 ट्रांजैक्शन है, कितनी सिलेक्ट करनी है? 5, 10, 15, 20, 80, 100%? इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स। डिपेंड करता है सेल, एक कंपनी में आप और कर रहे होंगे, दूसरी में और कर रहे होंगे। ये है आपकी जजमेंट। समझ गए हैं? एक कंपनी ने बिल्डिंग खुद बनाई है, एक कंपनी ने, दूसरी ने बनी बनाई खरीदी है। जब जहाँ बनी बनाई खरीदी है, मैं आपसे कहता हूँ इसका एविडेंस लें, तो क्या एविडेंस लेंगे आप? कौन से डॉक्यूमेंट्स? प्रॉपर्टी के, परचेज के, या परचेज एग्रीमेंट, या रजिस्ट्री बिल्डिंग की। ऐसी होगा ना, तो हम क्या करेंगे? इंस्पेक्शन ऑफ परचेज डॉक्यूमेंट, वो जो भी होगा, रजिस्ट्री होगी या वट एवर जो भी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरी कंपनी में वही बिल्डिंग बनी है, उतनी ही बिल्डिंग है, इसने खुद बनाई है। अब यहाँ भी जाके रजिस्ट्री मांगेंगे, क्यों? बिल्डिंग ही है यार। यहाँ पे हम उससे बिल्स मांगेंगे, किस चीज़ के? इनवॉइसेस मांगेंगे, किस चीज़ की? हम कहेंगे हमें क्रश लगाया, मट्टी लगी है, आपके वो लोहा लगा है, इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स लगे हैं, लेबर लगी है, इसका रिकॉर्ड दें हमें। ठीक है, हालांकि वही बिल्डिंग है, हालांकि, ठीक है। तीसरी में वही बिल्डिंग है लेकिन किराए पे ली हुई है, तो हम यहाँ पे लीज, यार रजिस्ट्री क्यों नहीं मांग रहे? अब सिनेरियो समझ गए? आप कहेंगे यार जब मैं इस कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी थी, पहली वाली कंपनी ने, तो मैंने इससे बिल्डिंग की रजिस्ट्री मांगी थी, इसने अब एसी खरीदा है, अब मैं एसी की रजिस्ट्री मांगूंगा। एसी की रजिस्ट्री यहां पे क्या मांगेंगे आप? समझ गए क्यों? सिनेरियो चेंज हो गया है। यह है आपकी, याद रहेगा, पक्की बात। कल हमने एक वर्ड यूज किया था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, याद है? हमने उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन डिस्कस की थी। क्या क्या थी? कि मैन मेड है, सब्जेक्ट टू एरर है, ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, ह्यूमन
जहाँ इंटरवेंशन आती है वहाँ पे ह्यूमन एरर्स आते हैं, इनकम्पिटेंसीज आ जाती हैं और कोलाइड कर जाते हैं, करप्शन आ जाती है, कोलिजन हो जाता है। पढ़ा था ना हमने। फिर सिस्टम चूँकि मैन मेड है, एट टाइम्स पुअरली डिज़ाइंड होता है, एट टाइम डिज़ाइन ठीक होता है, इम्प्लीमेंट पुअर हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन गलत हो जाती है। एट टाइम्स डिज़ाइन भी ठीक होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी, लेकिन उसका ऑपरेशन गलत हो जाता है। जैसे हम एक डिस्कस करते हैं अक्सर मैकडॉनल्ड्स का सिक्योरिटी सिस्टम। मैकडॉनल्ड्स गया ना फैसलाबाद, ये गेट स्क्वायर पे है, उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम रखा, उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है, उन्होंने एक वो टनल बना दी, सिक्योरिटी टनल। देखिए उन्होंने क्या डिज़ाइन किया कि हम सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, हम यहाँ पे सिक्योरिटी टनल होगी, साथ एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। ठीक है, डिज़ाइन ठीक हो गया। फिर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी हायर कर लिया और सिक्योरिटी टनल भी परचेज करके लगा दी। क्या वो ऑपरेट हो रही है? वो 24 में से 26 घंटे तो बेचारी बंद होती। या अगर कभी गलती से चल भी रही हो तो 3 दोस्त आते हैं, एक टनल से गुजरता है, एक राइट से गुजरता है, एक लेफ्ट से गुजरता है। क्या वो सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिक्योरिटी का अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर रहा है? क्यों? बिकॉज इट इज पुअरली ऑपरेटेड, ऑल्दो इट वाज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड प्रॉपरली डिजाइंड। ठीक है, कुछ चीज़ें ऑपरेशन में आके गलत हो जाती हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन में गलत हो जाती हैं। नहीं, हम आगे चलेंगे, हम तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आ गए ना बच्चे। क्या चीज़? मैंने बताया ना, एक तो हम लिखेंगे कि कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा हमने? सैंपल साइज क्या होगी। तीसरा इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। ठीक है, 2-3 और भी हैं, मैं अभी नहीं बता रहा, वो रेलेवेंट जगह पे जाके हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। वो मैं बताऊँगा, उसके लिए मुझे पूरा स्टैंडर्ड बताना पड़ेगा। ठीक हो गया सो फॉर। फिर हम उसके बाद शिफ्ट करके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। अब हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं। आपने ICS से लिखना, आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैंने कहा कल हमने डिस्कस किया था, और कल किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था? उसकी लिमिटेशंस। वो लिमिटेशन मैं रिवाइज करा रहा हूँ, कल वाला टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ। तो पहली लिमिटेशन क्या थी? मैन मेड है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, सब्जेक्ट टू एरर है, और कोलिजन हो जाती है। ठीक है, और पुअरली डिज़ाइन हो सकता है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, या पुअर ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, समझ गए? चलें आगे, चलें जी आगे। पुअरली डिजाइन की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पुअरली डिजाइन की लेबर वर्क, जहाँ पे हो लेबर वर्क, जहाँ पे लेबर वर्क हो, वहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ के लिए आप बायोमेट्रिक सिस्टम लगा देंगे ना, बायो थंब इम्प्रेशन वाला, तो वो अक्सर वर्क, क्यों? हाथ साफ नहीं होते, ऑयल लगा होता है, कलर लगा होता है, या कोई इस तरह की ग्रीस लगी होती है, या हाथ ही रप्चर हुए होते हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस्टम ठीक, ये लग के फ्लॉप होते देखे मैंने, हालांकि बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था, जदीद सिस्टम। ठीक है, हम तो उस इरा के लोग हैं ना कि हमने पहले वो क्या करते थे, ब्लू सा इंक पैड होता था, वहाँ से वो अंगूठे पे इंक लगा के कागज़ों पे लगाते होते थे, वहाँ से तरक्की हुई, डिजिटल सिग्नेचर आए, फिर ये आया, वो आया, करते 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 अल्टीमेटली फिर हम किस पे आ गए? बायोमेट्रिक पे आ गए। हम भी थोड़ा डिजिटल हो गई है। ठीक है, समझ गए नहीं? क्या पढ़े थे हम?
डिज़ाइन गलत हो गया, इम्प्लीमेंटेशन गलत होगी, या ठीक है। अच्छा उसके बाद कहा यार तो एम्प्लॉयज़ के हाथ तो ख़राब होते हैं, चलो ऐसा करो इनको ना एम्प्लॉयमेंट कार्ड दे दो, एम्प्लॉयमेंट, और उस पर आके कार्ड स्कैनिंग मशीन लगा देते हैं, कार्ड स्कैन कर लिया करेंगे। अब वो लेबर बेचारी अनपढ़ जाहिल सी लेबर है हमारी, वो कोई गुलाम दबा से बैठा है, कोई वो वारिसपुरा से बैठा है, कोई गुलशान कुनी से बैठा है, और पहुँचे शाहकोट बसों में, कार्ड भूलें। अब वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो कहते हैं मैं तो आ गया हूँ, मैं तो काम करना है, मैंने तो टेंडर्स लगानी है। वो कहते हैं तुम इन नहीं हो सकते, जब तक गेट ही नहीं खुलेगा जब तक तुम स्वैप नहीं करोगे, लड़ाई हो रही। तो उसका सिस्टम में कहीं ना कहीं पुअर डिज़ाइन आया है। आपको यहाँ पे कार्ड स्वैपिंग, हाँ एक ऑफिसर के लिए ठीक है, वो गाड़ी में रख लेगा, पहन लेगा, कुछ कर लेगा। लेबर पे क्या पता कार्ड का, उसको तो ये नहीं पता कि यार मेरा कार्ड कौन सा है। 2-4 कार्ड इकट्ठे तो अपना आइडेंटिफाई नहीं कर सकता मेरा कौन सा इनमें से, अब उसकी तस्वीर ना लगी हो। उस बेचारी लेबर को हम क्या कहेंगे यार तुम, ठीक है सिस्टम पुअरली इनहेरेंट लिमिटेशन सिस्टम, समझ आ गई, क्लियर है। सिस्टम होता क्या है, जब भी हम बात करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बहुत दफ़ा बात होगी इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, तो क्या होता है, ठीक है वो हम पढ़ने लगे आज, ठीक है। अगर समझ आ गया तो वेरी गुड, जश्न में नहीं, अगर ना आया तो परेशान नहीं होना। इस पे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 और 5। मैं ये नहीं चाहता कि चैप्टर नंबर 4 तक हम पहुँचें तब मैं आपको सिस्टम पढ़ाऊँ, उससे पहले 20 दफ़ा इस्तेमाल होना, 20 दफ़ा परेशान होंगे आप। तो परेशानी का इलाज ये कि हम सिस्टम आज डिस्कस करने होता क्या है, ठीक है जी। डेफिनेशन लिख लें जल्दी से, क्या होता क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल is a system designed, implemented and operated by the management. Is a system designed, implemented and operated by the management to achieve 3 objectives. To achieve 3 objectives. ऑब्जेक्टिव्स कौन से मैं लिखवाने लगा 1 to 3 बुलेट्स में आपको। क्या डेफिनेशन लिखी अब तक, एक सिस्टम जो डिज़ाइन किया है, इम्प्लीमेंट किया और ऑपरेट किया किसने, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट ने किस लिए किया है, अपने 3 बेनिफिट लेने के लिए। पहला क्या है, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। हो गया जी। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन क्या है, कैसे होगी, सिस्टम कैसे करेगा, कैसे करेगा, मसलन चलिए मैं इसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ। लॉ है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आपने जॉब पे, अब जैसे ही 18 साल से कम बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अगर वो 18 साल से कम हुआ, सिस्टम उसको एज ए एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं, वो करने ही नहीं देगा, जो मर्जी कर लें हम। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक कंप्लायंस विद सेल्स टैक्स एक्ट पड़ा हुआ, सेल्स की अमाउंट प्लस सेल्स टैक्स, तो टोटल इनवाइस करते हैं ना हम। अगर किसी इनवाइस पे सेल्स टैक्स नहीं चार्ज कर रहे आप, तो सिस्टम आपको इनवाइस बनाने नहीं देगा, कहना मैंने नहीं बनाया, जो करना कर लो, अनटिल अनलेस कि आपकी प्रोडक्ट लॉ के थ्रू एग्जेम्प्ट ना हो जाए। अगर एग्जेम्प्ट हो गई तो आप जाके अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को बताएंगे, बजट के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, आईटी वालों से रिक्वेस्ट करेगा कि इस आईटी सिस्टम चेंज करो ताकि सिस्टम हमें अलाउ करे। उसके बगैर आप इनवाइस 32,000 रुपये से ऊपर आप कैश सैलरी दे रहे हैं, सिस्टम आपको पढ़ा हुआ ना सेक्शन नंबर 21 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि अगर 32,000 से ऊपर कैश सैलरी दे रहे हैं तो प्रॉफिट में
एड बैक हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है ना, पढ़ा हुआ ना। तो जैसी 32,000 से ऊपर आप कैश सैलरी पे करने लगेंगे, सिस्टम कहेगा नहीं, इसको कैसे पे करो। तो ऑटोमेटिक कंप्लायंस किसी हो रही है, सेल्स टैक्स एक्ट की 1990 की और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की, समझ रहे हैं। ये है ऑटोमेटिक कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। आप कोई पेमेंट करने लगे हैं, सैलरी पे करने लगे हैं, कोई एक्सपेंस पे करने लगे हैं, सिस्टम कहेगा आपने इनकम टैक्स काट लिया, विदहेल्ड कर लिया। अगर नहीं विदहेल्ड किया वो आपको पेमेंट याद रहेगा। पक्की बात है, समझ आ रही है बातें। दूसरा क्या है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी, ठीक है। ये क्या होता है कि सिस्टम ऐसा ऑपरेट करे कि जो उसके ऑपरेशन हों वो क्या हों, एफिशिएंट भी हों और इफेक्टिव भी हों। एफिशिएंट मतलब ये नहीं कि सिस्टम बना दिया है अब उसके पीछे लाइनें लगी। जैसे उन्होंने बड़ा अपनी तरह से अपना ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया, रजिस्टरों से निकले और ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया, आईटी सिस्टम बना दिया एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस का, लेकिन लगा क्या दिया, थंब इम्प्रेशन। अब बजाय स्पीड अप होने के एक एम्प्लॉय खड़ा हो गया, मेरा जब तक अटेंडेंस नहीं लगी मैं तो नहीं ना किसी को जाने दूंगा ना खुद, मैं वो खड़ा हो गया वहाँ पे, पीछे 80 बंदे खड़े हैं उसके। तो इफेक्टिव है सिस्टम, या उसकी वजह से डिले आने लगे हैं, ठीक है। सिस्टम में था आसानी के लिए। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होना चाहिए, एफिशिएंट भी, इफेक्टिव भी, इकोनॉमिकल भी, ठीक है। मैं किसी एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक फार्मास्यूटिकल क्लाइंट है, केयर फार्मेसी, सुना हो, देखा हो आपने, उसका ऑडिट मेरे पास है। उसकी 33-34 ब्रांचेस हैं पूरे पंजाब में, ठीक है। अच्छा, हर ब्रांच पे 1.25 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ। मैनेजमेंट बड़ी तंग थी, 1.5 करोड़ पे हमारे एक ब्रांच में स्टॉक हुआ हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, मेरी फर्म का एक लड़का था उज़ैर, यहीं मुझसे पड़ा हुआ स्कैंस में, उसको एज ए CFO लिया उन्होंने, इसीलिए कि हमारे स्टॉक की असेसमेंट करें। जब स्टॉक पे सिस्टम बनाया, स्टडी की, तो पता लगा कुछ स्टॉक ऐसे हैं 6-6 महीने से सेल नहीं हुए। फिर उन्होंने उसकी कंज्यूमर बेस्ड असेसमेंट की कि किस ब्रांच में किस तरह की प्रोडक्ट्स रखनी है। मिसाल के तौर पे ये जो मम्मी डैडी इलाके हमारे, कोहिनूर, मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी, यहाँ पे उन्होंने रखनी है ब्लड प्रेशर की मशीन्स, वाइटामिन, स्किन के मेडिसिन, नेल सही करने के मेडिसिन, और ये लटरम पटरम सारी शुगर टेस्ट वगैरह की मशीन्स, ठीक है। लेकिन ये सारी मशीन्स खुड़े वाला नहीं बिकनी, जहाँ पे सारी लेबर है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ों को जब सिस्टम ने असेस किया, उस परचेज डेट देखी, सेल डेट देखी, थोड़ी सी असेसमेंट करने से सिस्टम ने, उन्होंने क्या किया, सेल्स कम किए बगैर ऑलमोस्ट हर ब्रांच से 35-35, 40-40 लाख का स्टॉक कम कर दिया। 35-35, 40-40 लाख का जो फजूल में खरीदे रखा हुआ था वहाँ पे। उन्होंने सारी शुगर की मशीन उठाई, सारी ब्लड प्रेशर की मशीन उठाई वहाँ से, वाइटामिन उठाए वहाँ से, उठा के उन ब्रांचेस भेज दी जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती, ठीक है। तो अब 40 लाख वर्सेस 30 ब्रांचेस, कितना कैपिटल कम हो गया वो। तो ये है इकोनॉमिक एफिशिएंट यूज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव है फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि सिस्टम ऐसा हो कि जो इसमें से रिपोर्ट्स निकलें वो क्या हो, फेयर रिपोर्ट्स क्या हो जी, फेयर, ठीक है। समझ आ गया क्या है सिस्टम। इसको आसान उर्दू में डिस्कस करते हैं। एक सिस्टम जो डिज़ाइन किया है, इम्प्लीमेंट किया, ऑपरेट किया किसने, क्या अचीव करने के लिए, क्यों, मैनेजमेंट का दिमाग खराब था, सर में दर्द थी, क्या था, कुत्ते ने काटा था, टू अचीव अपने ही बेनिफिट के लिए। वो 3 बेनिफिट क्या है कि कंप्लायंस विद लॉज, एफिशिएंट इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी एंड उसने डिसीजन किस पे करने हैं, रिपोर्ट्स पे।
रिपोर्ट्स को देखे एनालिसिस करना है। अगर रिपोर्ट्स ही गलत आ गई तो एनालिसिस, अगर रिपोर्ट्स गलत आ गई तो प्रोग्राम, ठीक है, डिसीजन ही गलत हो जाएगा, सारा डिसीजन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आते हैं। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेशन पता है क्या होती है? पहले पेज पे आ जाए, सबसे पहले पेज पे बुक अपनी राइटिंग पैड्स की। चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेशन लिखें। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज a machine having some characteristics, क्या लिखा है अभी तक? Common with human beings, common with full stop. It has maximum market value. It has maximum when it is fully depreciated. When it is fully समझ गए? तो चार्ट अकाउंट क्या है? मशीन। तो मशीन के कोई जज्बात, एहसासात, उसको कोई महसूसमेंट्स नहीं होती, उसके मेहमान नहीं आते। वो 365 दिन एक ही कैपेसिटी पे वो थकता, लाइट भी तो जा सकती है। उसके लिए जनरेटर्स, अब तो सोलर्स भी, उनके मेहमान नहीं आते। ठीक है, मौसम उस पर असर, गर्मी में उसको गर्मी, सर्दियों में ठंड, बहार में दिल उजला उजला और ख़ज़ां में उजड़ा उजड़ा। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब आ जाए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। अच्छा जी, देखिए मैंने कल भी डिस्कस किया था कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बहुत से सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं एंटिटी में। ठीक है, बहुत से सिस्टम्स, जैसे हमने सेल सिस्टम वर्क कर रहा था, सेल सिस्टम, परचेज का सिस्टम वर्क कर रहा है, पे रोल का सिस्टम वर्क कर रहा है, जिसको हम HR भी कहते हैं प्यार से। ठीक है, फिर प्रोडक्शन सिस्टम भी होता है, मार्केटिंग सिस्टम होता है, फाइनेंस सिस्टम होता है, IT सिस्टम होता है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। ठीक है, जो हमें चाहिए भी नहीं, बात समझ आ गई? अच्छा, इन सिस्टम्स में यार इसको मैनेज कर लिया करें आप लोग ज़रा ना, आके जो बच्चा पहले देख लिया करें ये, हम मेहमान तो आए नहीं यहाँ पे। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया? अच्छा, ये सिस्टम्स जब आपस में सिंक करते हैं, सिंक SYNC सिंक, ठीक है, सिंक्रोनाइज होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अकेले को हम सिस्टम, इसको कलेक्टिवली। ये कैसे इकट्ठा हो रहा होता है कि हमें हमारी वेबसाइट पे एक कस्टमर ने हमें ऑर्डर प्लेस किया, कस्टमर ने, तो फ़ौरन मार्केटिंग सिस्टम वर्क करता है, या मार्केटिंग से इससे पहले वर्क कर रहा होता है। मार्केट सिस्टम मार्केट करता है, तो ऑर्डर प्लेस हुआ, जैसे ही प्लेस हुआ सेल सिस्टम देखता है कि मैंने सेल करनी है, वो फ़ौरन प्रोक्योरमेंट वालों से कहते हैं कि 6 लाख टी-शर्ट्स भिजवानी है, इस साइज़ की, इस कलर की, इस मुल्क में भिजवानी है, और आखिरी डेट क्या है? 6 जून से पहले हमने शिपमेंट करनी है। प्रोक्योरमेंट वाले क्या देखते हैं कि हमारे पास पड़ी हुई है, अगर पड़ी हुई है तो ठीक है, नहीं पड़ी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि प्रोड्यूस करें इतने दिन से पहले। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखते हैं हमारे पास इसके लिए रेलिवेंट रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं, बटन्स पड़े हुए हैं, कलर्स पड़े हुए हैं, इंक्स पड़ी हुई हैं, टैग्स पड़े हुए हैं, पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है प्रोडक्शन शुरू होती, नहीं पड़ा हुआ तो परचेज़ वालों को कहते हैं। परचेज़ वाले
आगे सप्लायर्स को, तो सप्लायर से लेके कस्टमर तक सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं, इंटीग्रेट। इसे हम कलेक्टिवली बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक हो गया, याद रहेगा। अच्छा, सिस्टम में नॉर्मली क्या होता है, हर सिस्टम में नॉर्मली कोई ना कोई डायरेक्टर इसको लीड कर रहा होता है। डायरेक्टर में ये क्या होते हैं, मैनेजर्स, एक दो मैनेजर होते हैं। मैनेजर नीचे क्या होंगे, एएम्स, असिस्टेंट मैनेजर, उनके नीचे ऑफिसर्स, उनके नीचे क्लर्क्स, उनके नीचे ऑफिस बॉयज होते हैं। तो नॉर्मली यूँ डिपार्टमेंट एक वर्क कर रहा होता है, ऐसे ही होता है ना, प्लस माइनस हायरार्की चेंज हो सकती है। मैं एक आइडियल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। चलें आगे। अच्छा, मैं सिर्फ एक आसान सिस्टम है और हमारे कोर्स का पार्ट भी है, चैप्टर नंबर 6 में है परचेज सिस्टम, हमारे कोर्स में है। मैं उसकी सिर्फ आपको समझाने के लिए सिस्टम्स, हाउ डज सिस्टम ऑपरेट, उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आईटी वालों को 4 लैपटॉप चाहिए, आईटी वालों को, या प्रोडक्शन वालों को इंक चाहिए 6 कलर्स की, 6 कलर की टी शर्ट्स बनानी है उन्होंने, ठीक है। हमारे घरों में क्या होता है, कोई चीज़ चाहिए तो हम 70 को किक मारते हैं और लेने चले जाते हैं। मिल्स में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसे नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर कोई आपने चीज़ परचेज करनी है तो आप क्या करेंगे, जी, सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, रिक्वेजिशन भी कहते हैं इसको। आप क्या करेंगे, आईटी वाले, कहाँ आईटी वाले, आईटी सिस्टम मुझे खुद नहीं मिल रहा, ये आईटी, इनको 2 लैपटॉप चाहिए, ठीक है, एक ऑफिसर को चाहिए 2 लैपटॉप्स, तो ये क्या करेंगे, रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे अपने डिपार्टमेंट डायरेक्टर को। ऑनलाइन जाए या फिजिकल जाए, मैनुअल जाए, जैसे भी है, एक रिक्वेस्ट जाएगी। तो पहला डॉक्यूमेंट कौन सा आ गया परचेज के लिए, जनरेशन ऑफ रिक्वेस्ट या रिक्वेजिशन, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट हेड देखेगा वाकई क्या चाहिए मुझे, मेरे डिपार्टमेंट चाहिए, उसको क्या करेगा, अप्रूव। डिपार्टमेंट हेड क्या करेगा, उसे थोड़ा स्पीड अप करने हैं, जल्दी करने हैं, क्या करेगा। अच्छा, अगर अप्रूव नहीं करेगा वो तो यहीं पे ख़त्म, यार तुम्हें चाहिए नहीं, पुराने से काम करो, ठीक है। अगर उसने अप्रूव कर दी, अच्छा, इन सब डिपार्टमेंट्स को हेड कौन कर रहा होता है, इनके ऊपर बैठा होता है। अगर इसने अप्रूव कर दी तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, फॉर अप्रूवल ऑफ सीईओ, अप्रूवल ऑफ, ठीक है। जैसी सीईओ अप्रूव कर देगा तो ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, परचेज डिपार्टमेंट में, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने रेलेवेंट ऑफिसर से कहेगा कि ये, उसको एक टास्क देगा कि इसको परचेज करो, 4 लैपटॉप चाहिए हमें, या 6 इंक चाहिए, या इतने केजी पैकिंग मटेरियल चाहिए, या इतनी स्टेशनरी चाहिए, या इतने बैजेस चाहिए, इतने लोगोस चाहिए, ठीक हो गया। चल रहे हैं मेरे साथ साथ। अच्छा, ये क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे और मार्केट से क्या लेके आएंगे, कोटेशंस। कोटेशन क्या होती है, एक सैंपल इनवाइस, ठीक है। ये वापस लाएंगे कोटेशंस, इनका बॉस कोटेशन की स्क्रूटनी करेगा। अगला प्रोसीजर क्या है, स्क्रूटनी ऑफ कोटेशंस। सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, जांच पड़ताल, चेक करना कि किसमें कौन सी ठीक है, किस बेस पे देखेंगे कौन सी ठीक है, किस पे देखेंगे, क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस अच्छी हो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो, सप्लायर की रेपुटेशन अच्छी हो, पेमेंट टर्म्स अच्छी हो, यही देखेंगे ना। और क्या देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर निज़ाम करप्ट हुआ तो, अगर करप्ट निज़ाम हुआ, फिर क्या देखेंगे कि कौन सा सप्लायर आपको कमीशन, ठीक है, समझ गए। आगे चलें। अच्छा, आपने स्क्रूटनी की, उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो बेस्ट कोटेशन आई थी, ऐसे ही होगा ना, बोले यार। मुझे क्या था, मैं जुपिटर या मार्स की बातें कर रहा हूँ उनसे, ये बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ या सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर क्या होगा, रेलेवेंट टाइम पे डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी डिलीवरी,
बोले यार। जब डिलीवरी होगी तो दो चीज़ें आएंगी, एक गुड्स होगी, एक क्या होगी, और एक उसके साथ इनवॉइस। जैसी गुड्स गेट पे आएंगी तो गेट कीपर क्या बनाएगा, गेट इनवर्ट नोट। ये भी ख़त्म हो गया यार, गेट इनवर्ट नोट, ठीक है। फिर गुड्स इन हो गई तो साथ इसका क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, ये मेल्स होती है ना, यहाँ पे गेट है, जैसे गुड्स गेट पे इन होती है, यहाँ पे इंस्पेक्शन रूम होता है, तो फॉर इंस्पेक्शन रूम में चली जाती है। वहाँ उन गुड्स की क्या होती है, वो क्या देखते हैं उसमें, क्वालिटी वही है जो ऑर्डर की थी, क्वांटिटी वही जो ऑर्डर की थी। अब वो कोटेशंस, ऑर्डर, इनवाइस और गुड्स को आपस में मैच करते हैं, एक ही चीज़ आ रही है, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक हो तो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कहाँ भिजवा देते हैं, यानी अब क्या बनेगा, इंस्पेक्शन नोट। इंस्पेक्शन नोट से अगर गुड्स इंस्पेक्ट हो गई, ठीक आ गई गुड्स, फिर क्या बनेगा, फिर स्टोर में चली जाएंगी, स्टोर रिसीट नोट, स्टोर, और स्टोर रिसीट नोट से गुड्स अल्टीमेटली इशू हो जाएंगी, जिस मकसद के लिए, कहाँ इशू हो जाएंगी, इनको, ठीक है। स्टोर इशू नोट, समझ गए, ये तो गुड्स हो गई। इनवाइस कहाँ गई, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उसकी क्या होगी, वहाँ पे अकाउंटिंग की एंट्री होगी, क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट पेएबल, अकाउंटिंग के होगी। फिर आपने कहा था 30 दिन बाद पेमेंट करेंगे, 30 दिन आ गए तो फिर पेमेंट, फिर पेमेंट क्या होती है, पेमेंट बताएं क्या एंट्री होगी पेमेंट की, कैश या बैंक क्रेडिट, पेएबल डेबिट, और सोच के बताएं यार, एंट्री है, अकाउंट सारी एंट्री है, पेएबल डेबिट, फिर सोचें कुछ साथ कुछ टैक्स से मिलती हुई चीज़ नहीं पड़ी हुई आप लोगों ने, टैक्स नहीं पड़ा हुआ, टैक्स नहीं पड़ा, तो पेमेंट करते हुए गुड्स की टैक्स नहीं विथहेल्ड होता, वो किसने करना है, पड़ा हुआ ना, बताएं। तो टैक्स भी काटने यार, उसके लिए कोई अलग बंदा आएगा, फरिश्ते काटेंगे आके, इसराइल वाले काटेंगे आके, हमसाए काटेंगे आके टैक्स, हम नहीं काटना ना, तो पेमेंट करते हुए टैक्स भी विथहेल्ड करना है। तो ये है पूरा एक जैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। ये हमने कितनी परचेज की हैं, एक ट्रांजेक्शन किया ना, इस तरह की हज़ारों ट्रांजैक्शन स्पीडली हो रही होती हैं। तो ये मैंने आपको जल्दी से क्या पढ़ाया है, एक परचेज सिस्टम, क्या पढ़ाया है, ठीक है। ऐसे ही सेल्स सिस्टम वर्क कर रहा है, ऐसी HR वर्क कर रहा है, ऐसी IT वर्क कर रहा है, ऐसी फाइनेंस सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ठीक है, समझ गए, याद रहेगा। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इनको, इंटरनल, और इंडिविजुअली सिस्टम। अच्छा, सिस्टम कैसे बनता है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ का मिलने से। उन एक्टिविटीज़ को प्यार से क्या बोलते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज़। क्या बोलेंगे जी, बोर्ड में अटेंशन चाहिए आपकी। छोटी छोटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ मिलती हैं, एक सिस्टम बनता है, और बहुत से सिस्टम मिलते हैं आपस में, क्या बनता है कलेक्टिवली, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये एक्टिविटी है ना, देखिए इस पर आए जरा, रिक्विजिशन का बनना एक एक्टिविटी, अप्रूव होना दूसरी एक्टिविटी, चीफ एग्जीक्यूटिव अप्रूवल तीसरी, कोटेशन का बनना लाना चौथी, उनकी स्क्रूटनी पांचवीं, ऑर्डर प्लेस करना छठी, डिलीवरी सातवीं, गेट इनवर्ट 8 9, तो 10 12 15 एक्टिविटीज़ मिलके एक सिस्टम बना है। अच्छा, ये 10 12 15 एक्टिविटीज़ है, इससे बंदे कितने इन्वॉल्व हुए, रिक्वेस्ट करने वाला बंदा अलग है, अप्रूव करने वाला अलग है, CEO अलग है, कोटेशन लाने वाला अलग, कोटेशन को अप्रूव करने वाला अलग। ये है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट बंदे हो गए ना। जब डिफरेंट बंदे हुए तो हमने पढ़ा ना कल कि ह्यूमन इंटरवेंशन आ गई। अगर एक बंदे ने गलती की दूसरा पकड़ लेगा, दूसरे ने गलती की तीसरा पकड़ लेगा, तीसरे ने गलती की चौथा पकड़ लेगा। फ्रॉड हुआ, एक बंदा भी चेन में ईमानदार आ गया ना, वो फ्रॉड नहीं होने देगा।
तो फ्रॉड का चांस भी कम हो गया, एरर का चांस भी कम हो गया, और हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या, अब देखिए इस सिस्टम से जो परचेज गुजरेगी, जो सिस्टम से, उसमें एरर और फ्रॉड दोनों के चांसेस, मैं ये नहीं कह सकता कि ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हो सकते, ख़त्म, हम इन चांसेस को, इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं टू एन एक्सेप्टेबली, जीरो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस हैं। जो जितना जीनियस माइंड उस सिस्टम को बनाने वाला है, उससे बड़ा इवल जीनियस माइंड उसको तोड़ने वाला है। ठीक है, कि वो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, वो सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्टवेयर बना के थक जाते हैं। एक बंदा आता है, वो मुंह भी नहीं धोता, लैपटॉप खोलता है, वो हैक करके ले जाता है, वो उन सबसे, ठीक है, समझ गए? मुझे ये बताएं कि आज के बाद चैप्टर में 4 पढ़ने से पहले, 5 पढ़ने से पहले तक जब कभी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात होगी, हजम हो जाएगा क्या लफ्ज़ है? पक्की बात है, यही ऑब्जेक्टिव था हमारा। इतनी देर बाद मुझे खुद नहीं समझ आना क्या लिखा है। सिक्योरिटी ऑफ कोटेशंस, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना, चेकिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। आज हमने, मैं सम अप कर रहा हूँ, आज हमने एश्योरेंस को रिवाइज किया, हमने रिव्यू एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट में डिफरेंस देखा, हमने देखा कि हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते, फिर हम प्रोफेशनल जजमेंट पे आए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे आए, फिर हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे आए, और उसके बाद हमने प्रैक्टिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन में चीज़ें लिखी थी, उसको प्रैक्टिकली बोर्ड पे हमने डिस्कस किया कि प्रैक्टिकली एंटिटीज़ में सिस्टम कैसे वर्क करता है। और ये मैं कोई आपको जुपिटर मार्स की बातें नहीं कर रहा, लाहौर इस्लामाबाद की बातें नहीं कर रहा, मैं आपको आपके यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे एंटिटीज़ काम कर रही हैं उनकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। इन कंपनीज में आपके रिलेटिव जॉब करते होंगे, या कोई ना कोई सर्विस करते होंगे इनके साथ, या कोई ना कोई बिजनेस करते होंगे, ठीक है जी।